वर्कशीट नंबर 30 है हमारी सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, 18/9/2021 की है ये। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1815 के उपरांत यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब उससे पहले हमारा नेपोलियन का शासक था इस पे यूरोप पे, उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था इसमें। तो 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव पूर्ण रूढ़िवाद की तरफ हो गया। मतलब कि नेपोलियन जब हार गया था 1815 में, उसके बाद दोबारा से यूरोप सरकार किसकी तरफ झुक गई? रूढ़िवाद की तरफ। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवाद ने स्थापनिक संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। उन्होंने किस किस को मान्यता दे दी फिर दोबारा से? स्थापनिक संस्थाओं को, रीति रिवाजों को और परंपराओं को। तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया गया। अब पहले जब नेपोलियन का शासन था तब तीव्र परिवर्तन पर विकास ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था, पर जैसे नेपोलियन की हार हुई फिर उन्होंने किस पे विकास पे ध्यान देने लग गए? क्रमिक विकास पे। इस प्रेक्षण में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया की आयोजना वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था। मतलब इसकी जो आयोजन किया था वो ड्यूक मैटरनिक ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि का पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक संधि थी कांग्रेस में, वियना संधि, उस पर क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों पे क्या क्या हुआ था। मतलब कि 1815 की वियना संधि में जो जो विशेषताएं थी ना, मतलब किस किस चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दिया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे, किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। तो फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनः स्थापना की गई। पहले क्या था कि राजवंश जो थे बूर्बो के, उसको क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। फिर दोबारा से उसकी स्थापना की गई 1815 की वियना संधि में। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करना था। रूढ़िवाद व्यवस्था दोबारा से कायम करना था, पर वो कैसी होनी चाहिए थी? नई। फ्रांस में उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उन नेपोलियन के समय पर जीते थे। मतलब कि फ्रांस ने उन्होंने इलाकों से अपना राज खो दिया था जिस टाइम पे नेपोलियन के टाइम पे वो जीते हुए थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। मतलब कि कोई दूसरा देश या कोई दूसरा राजा वाजा या कोई दूसरा कोई भी रूढ़िवाद फ्रांस की सीमा पर राज ना कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया था? सीमा विस्तार पर रोक लगा दी। अब आते हैं ड्यूक मैटरनिक के बारे में, जानते हैं कि कौन था ये है ड्यूक मैटरनिक। इनका जन्म 15 मई 1773 में हुआ। वह ऑस्ट्रिक के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब कि राजनीति जो होती है यूरोप में, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मतलब जो संधि बनी थी, ऊपर हमने जिस संधि के बारे में पढ़ा है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वाली जो संधि है इन पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पूर्ण रचना एवं पुराने राजतंत्र की पूर्ण स्थापना में उनका सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने जो नेपोलियन के बाद जो भी चीज़ें चेंज की गई थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अंदर जूसेपी मैथ्सनी ये हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात यह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए 1831 में देश से इनको निकाल दिया गया था। तत्पश्चात उन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना कर ली। पहला था मार्सेई में यज्ञ इटली और दूसरा वर्ण में यज्ञ यूरोप। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातितांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था की सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। जो मैटरनिक था उन्होंने इसको क्या बताया था? सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन बताया था जो जूसेपी मैथ्सनी को, क्योंकि ये रूढ़िवाद को नहीं मानता था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब कि वियना संधि क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें आप या तो ये ऊपर से लिख सकते हो, ये जो ये पूरा लिखा हुआ है, नहीं तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट।
तो वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या क्या विशेषताएं थी। तो वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं, फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, दोबारा से बूर्बो राजवंश की स्थापना हो गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करना था। मतलब कि वो क्या चाहते हैं, दोबारा से रूढ़िवाद व्यवस्था कायम हो जाए। तीसरा क्या है, फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया था जो उन्हें नेपोलियन के समय पर जीते थे। मतलब कि जिस टाइम पे नेपोलियन ने उन्हें बहुत सारी जगहें जिताई थी, मतलब जो भी राज्य जिताए थे उस पे से फ्रांस ने क्या कर लिया था, अपना हाथ खो दिया था। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। कोई भी फ्रांस पे विस्तार ना कर पाए, मतलब कि उसकी ज़मीन ना हड़प पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, विस्तार जो होती है सीमा की, उस पर रोक लगा दी थी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैट्रियन की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैट्रियन की क्या क्या भूमिका थी उसका हमें वर्णन करना है। तो मैट्रियन की भूमिका का वर्णन यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। तो मैट्रियन ने क्या क्या किया था, वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली राजनयिक था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मैट्रियन यूरोप की राजनीति का सर्वा बन गया था। मतलब कि जैसे नेपोलियन हारा उसके बाद यूरोप पे राज किसका हो गया, मैट्रियन का। उसने यूरोपीय राजनीतिक में इतने प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक यूरोपीय इतिहास का काल मैट्रियन युग के नाम से जाना गया। मतलब उस टाइम उसको किसके नाम से जाना लग गया, इस टाइम को मैट्रियन युग के नाम से। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। मैट्रिक ने जूसेपी मैथ्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना, वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो मैथ्सनिक राजतंत्र का विरोधी था तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। जो मैथ्सनी था वो क्या था, राजतंत्र के विरोध में था और लोकतंत्र चाहता था, इसलिए मैट्रिक ने उसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। और यहाँ सामाजिक व्यवस्था का अर्थ रूढ़िवाद शासन से है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे पे। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आए। जब नेपोलियन युग खत्म हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए थे यूरोप में, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप की सरकारों का झुकाव फिर से रूढ़िवाद की तरफ हो गया, रूढ़िवाद की तरफ वो दोबारा से चले गए। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवाद ने, मतलब उनकी जो विचारधारा धारा थी उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को दोबारा से मान्यता दे दी। तीव्र परिवर्तन की जगह पे वो फिर कौन सा परिवर्तन लेके आ गए थे, क्रमिक विकास पर फिर उन्होंने से दोबारा जोर देने लग गए थे। यही है इसके अंदर। अगर आपको आंसर लिखने हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये 4 हैं। सो थैंक यू।